आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय धात्विक परमाणु, दूसरा संलग्नी, तीसरा संलग्नी के प्रकार, ठीक है। और संलग्नी का प्रकार दो बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे, पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले एक बार फिर से पुनः यहां इसके लेविस बिंदु संरचना पर विचार करते हुए, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। 19 के अनुसार 2 8 8 1, यानी एक अगर ये लॉस कर दे तो ये अष्टक प्राप्त कर लेगा। कार्बन का 6 होता है 2 4, यानी 4 इसको और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन 7 2 5 और आयरन का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हम यहां लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये पूरा 18 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद 3d6 4s2। ये है कंप्लीट, ये लिख दिए क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा बार बार। यहां ये 4k प्लस आयन में वियोजित होता है और जो इसमें जटिल आयन है वो ये है, जो ये वाला भाग है, इस पर कितना चार्ज आता है वो आपके सामने आएगा। अभी एक साइनाइड पर ध्यान से देखा जाए, साइनाइड का निर्माण कैसे होता है। कार्बन के बाध्यम कक्ष में अपना 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन जब भी आएगा 5 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। और यहां पर अब देख पा रहे हैं कि यहां पर कार्बन का अष्टक नहीं पूरा हुआ लेकिन नाइट्रोजन का पूरा हो गया, तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। तो ऐसा साइनाइड टोटल 6 है, तो 6 की संख्या में है, 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो यहां 4 पोटेशियम से मिलेगा और 2 आयरन से मिलेगा, यानी F ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप धीरे धीरे साइनाइड आयन के कार्बन पर देते हुए यूज करेंगे। तो एक हमने दिया, यहां पर एक और साइनाइड आयन आएगा, यहां पर एक देंगे, यहां पर एक साइनाइड आयन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, यहां एक साइनाइड आयन, यहां पर भी 1 यूज होगा, यहां पर भी एक साइनाइड आयन, यहां पर 1 यूज कर लिए, 5 जगह यूज कर लिए और ये छठा साइनाइड आ गया। अब क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन का अष्टक पूरा, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। यहां पोटेशियम भी 1 त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 6 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण सामने नजर आ रहा है। 6 कहां से त्याग हुआ? 4 पोटेशियम से और 2 आयरन से। और यहां 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किया? तो एक एक करके कार्बन जो है साइनाइड का कार्बन ग्रहण किया है, ठीक है। अब बच गया आयरन जिसका अष्टक पूरा नहीं है। तो यहां देखिए एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ये एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। उप सहसंयोजक बंधन, ये तीर वाला बंधन होता है, एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। टोटल 6 जोड़ा, 6 जोड़ा मतलब 12। यहां Fe प्लस प्लस में बदल गया था और अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था। तो ये टोटल हो रहा है 24 और 12 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया 36, लगभग क्रिप्टन के बराबर इसका अष्टक पूरा हो गया। ये सब दिखाने के पीछे हमारा मकसद एक है कि आप K4Fe-CN6 का अगर निर्माण समझ गए तो हम अगर यहां पर CO NH3 का होल 6 Cl3 अगर लिख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कोबाल्ट से ये अमोनिया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा। कोबाल्ट के चारों ओर इस समन्वय परिसर में ये अमोनिया कैसे स्थित होगा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए स्थित होगा। आपके माइंड में स्वतः आना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आना चाहिए किस ढंग से जटिल यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ 4k प्लस आया है, आप चाहते हैं कि इसके आवेश को बाहर करें तो 2 प्लस और 2 माइनस कट जाएगा और 4 माइनस बचेगा, उस 4 माइनस को उठाकर यहां बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी भी इसमें जोड़ घटाव करिएगा, 1 प्लस ये कट गया, 1 प्लस यहां प्लस माइनस कट गया, 4 माइनस बच गया, ये 4 माइनस यहां आ जाएगा। तो 4k प्लस और यहां 4 माइनस सामने आ जाएगा। ये एक उदासीन जटिल यौगिक नजर आएगा। अब हम आपको पूरा आज का एक एक टॉपिक इसके बल पर समझाने जा रहे हैं। आपका पहला टॉपिक आज का है केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन क्या है।
तो हमने बताया था कि देखिए किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है। एकदम ध्यान से, एकदम धीरे धीरे हर एक बात समझने का प्रयास कीजिए। किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है, एक होता है आयनन परिसर और एक होता है समन्वय परिसर। इसको बोलते हैं आयनन परिसर, इसको समन्वय परिसर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो समन्वय परिसर। जैसे ये समन्वय परिसर है और ये आयनन परिसर है। तो किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है, एक समन्वय परिसर और एक आयनन परिसर। समन्वय परिसर में दो तरह का रासायनिक समूह होता है, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक संलग्नी। तो केंद्रीय धात्विक परमाणु ये है, संलग्नी ये है। इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु ये है, संलग्नी ये है, ठीक है। उसके बाद ये संलग्नी जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, उस संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इसको कहते हैं केंद्रीय धात्विक परमाणु, इसको कहते हैं संलग्नी, ठीक है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो 3-4 यौगिक में जल्दी जल्दी बताया जाए। ये क्या है? केंद्रीय धात्विक परमाणु। ये क्या है? और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट उपसंयोजन परिसर, उपसंयोजन परिसर ये पूरा। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये है आयनन परिसर। तो ये है समन्वय परिसर, ये है आयनन परिसर, ये है केंद्रीय धात्विक परमाणु, ये है संलग्नी, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको समझ में आ चुका तो जल्दी से बताइए FeCO का होल 5 में संलग्नी कौन है? उपसंयोजन संख्या 5 है। इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु और इसमें आयनन परिसर में कौन है? तो यहाँ आयनन परिसर में कोई रासायनिक समूह नहीं है, इसलिए इसका काउंटर आयन कोई नहीं है, तो कहेंगे कि आयनन परिसर इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ये इंट्रोडक्शन, परिचय। अब आप हर एक परिभाषा को जो ही सुनेंगे आपके माइंड में सेट होगा। जैसे आज का टॉपिक पहला था केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन। समन्वय परिसर में स्थित वह धात्विक परमाणु, समन्वय परिसर में स्थित वह धात्विक परमाणु जो बहुत से उदासीन धनात्मक या ऋणात्मक समूहों द्वारा जुड़ा होता है या उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन कहलाता है। जो हम बोल रहे हैं दिख रहा है यहाँ समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु ये है। तो ये क्या कर रहा है बोर्ड पर देखिए, सुनिए। बहुत सारे उदासीन धनात्मक और ऋणात्मक समूहों से जुड़ा होता है या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो उस धात्विक परमाणु को हम कहते हैं क्या? केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन। नेक्स्ट टॉपिक, संलग्नी क्या है, लिगेंड्स क्या है? समन्वय परिसर में स्थित, समन्वय परिसर में सिर्फ दो ही चीज होता है, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु, एक संलग्नी। ये बात अलग है कि कभी संलग्नी 2-3 प्रकार का आ जाएगा, अभी तो एक ही प्रकार का नजर आ रहा है, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगा आएगा। तो समन्वय परिसर में स्थित वह रासायनिक समूह जो केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? संलग्नी कहते हैं। इंग्लिश में लिगेंड्स कहते हैं। ये संलग्नी 3 प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक उदासीन। अगर संलग्नी पर कोई आवेश नहीं होगा तो उदासीन, अगर धनात्मक धन आवेश होगा, ठीक है, और ऋण आवेश होगा तो आप इस बात को अच्छे से यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। धनात्मक संलग्नी जिस पर धन आवेश होता है, ऋणात्मक संलग्नी जिस पर ऋण आवेश होता है, और वैसे संलग्नी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उदासीन संलग्नी कहलाता है। तो अभी हम लोग जो संलग्नी का प्रकार पढ़े वो किसके आधार पर? आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर यहाँ संलग्नी का प्रकार हुआ। अब हम जो चीज समझाने जा रहे हैं ध्यान देंगे, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर संलग्नी के प्रकार। आज का मेन टॉपिक, समझने लायक टॉपिक, ध्यान देकर समझने लायक टॉपिक यही है। आपसे अगर हम एक सवाल करें कि देखिए K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 जो हमने बनाया, इस K4FeCN के होल 6 में जो संलग्नी आया कौन था? CN। यहां कितना दाता परमाणु है? केवल एक, साइनाइड का C, एक दाता परमाणु है इसमें। तो ये एकल दंतुक संलग्नी है। वैसा संलग्नी जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसको एकल दंतुक संलग्नी कहते हैं। जो एक जगह से केवल उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उसको एकल दंतुक संलग्नी कहते हैं।
तो यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या के आधार पर अब संलग्नी का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो एकल दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक होता है। अब हम थोड़ा द्विदंतुक और त्रिदंतुक जैसे ही सब दिखाएंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। एक चीज बताइए, यहाँ K4FeCN के होल 6 में साइनाइड कितना बार आया? तो 6 उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण किया। अब यहां पर इसका स्थान अगर द्विदंतुक संलग्नी लेगा, अब द्विदंतुक संलग्नी पहले देख लीजिए। द्विदंतुक संलग्नी, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को ऑक्जेलिक एसिड का संरचना याद है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है और इसमें ये बॉन्ड जो बना है, अगर उठाकर इस ऑक्सीजन को दे दें तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और H प्लस बनकर हट जाएगा। तो इस ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन का निर्माण होता है, इस ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन का निर्माण होता है। देख लीजिए, ये ऑक्जेलेट आयन आपके सामने हम बना रहे हैं, आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे ही रख रहे हैं, ये जैसे है वैसे ही रख रहे हैं। लीजिए, ये जैसे है वैसे ही है, बस O यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, यहाँ O इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। किसका इलेक्ट्रॉन लेकर आया है? हाइड्रोजन का। अब इस ऑक्जेलेट आयन से कहा जाए कि इसको आयरन से बॉन्ड बनाना है, तो ये जब जाएगा आयरन के पास तो जाएगा अकेले और बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जाएगा अकेले और बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप ही बताइए, K4FeCN के होल 6 में अगर इस CN का जगह लेना चाहे तो ऐसा ऐसा कितना बार आएगा कि हो जाएगा? केवल 3 बार, और 3 बार तो यहां पर C2O4 3 बार केवल आएगा, बस इसका निर्माण हो जाएगा। यानी यहां पर ये 3 बार केवल आएगा तो हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑक्जेलेट आयन है, द्विदंतुक संलग्नी है, और इस तरह से देखते देखते हम आपके सामने एक ऑक्जेलेट आयन का निर्माण कर दिए जो द्विदंतुक संलग्नी है। अब आइए एक और द्विदंतुक संलग्नी। आप लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट सब कोई बता देता है कि हाँ ये होता है। अब जैसे इथिलीन डाइएमीन, ये देखिए इथिलीन, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड पर हम एमीन जोड़ दिए, NH2, यहाँ NH2 एमीन, NH2 एमीन जोड़ दिए, और इसी का पूरा नाम हो गया इथिलीन डाइएमीन। तो आज के बाद याद रहेगा आप लोगों को कि इथिलीन डाइएमीन एकल दंतुक संलग्नी है कि द्विदंतुक, और ये 2 जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो ये एग्जांपल कौन से संलग्नी का हुआ? द्विदंतुक को इंग्लिश में बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है, बाइडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। अब चलते हैं त्रिदंतुक संलग्नी में। फिर से वैसे संलग्नी जिसमें एक दाता परमाणु होता है, एकल दंतुक संलग्नी जिसमें 2 दाता परमाणु होता है। जो लोग एकल दंतुक संलग्नी नहीं समझ पाए, शॉर्ट में यहां समझ लीजिए, साइनाइड के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक यहां से H2O, यहां से NH3, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये सब एग्जांपल है एकल दंतुक संलग्नी का, ये एग्जांपल है द्विदंतुक संलग्नी का। और अब आप एग्जांपल समझने जा रहे हैं त्रिदंतुक संलग्नी, इंग्लिश में ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, त्रिदंतुक संलग्नी। त्रिदंतुक संलग्नी देखिए, यह है इथिलीन, यह है इथिलीन, अब 2 इथिलीन ले लिए तो ये क्या कहलाएगा? अब डाइथिलीन। ये सब कोई बताता नहीं है, बस सीधे बोल देता है कि ये है, आपको याद करना है त्रिदंतुक संलग्नी है। आपके सामने बनने और बनाने का मकसद क्या है कि आप ये
बनाते हुए देख पाएंगे तो आपको याद करने में कम मेहनत लगेगा। इथिलीन डाइएमीन, तो ये देखिए इथिलीन हो गया, ठीक है, 2 इथिलीन, डाई इथिलीन ट्राइएमीन होता है। तो यहां पर देखिए बीच में एमीन, दोनों को जोड़ लिया। ये पाई बॉन्ड पहले बारी बारी से तोड़ते हैं। पहला पाई बॉन्ड इधर से तोड़ दिए, दूसरा पाई बॉन्ड इधर से तोड़ दिए, तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूटने से 2 सिग्मा आ गया। तो यहां पर हो गया NH और ये दोनों को जोड़ लिया, और यहां पर एक और एमीन अटैच होगा, यहां पर भी एक और एमीन अटैच होगा, और अब इसका दाता परमाणु आप लोग को गिनना है। दाता परमाणु गिनना है कितना जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखिए 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और इसका नाम है डाइइथिलीन ट्राइएमीन। अब आइए त्रिदंतुक संलग्नी का, नजर आ रहा है ये, देखिए पायरिडीन, पायरिडीन 3 बार जोड़ दिए और 3 जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। आएगा टरपायरिडीन 1 बार, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 3 बार, यानी इस डोनर साइड से इस जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा। किसके साथ? केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ। संलग्नी और केंद्रीय धात्विक परमाणु कहां स्थित होता है? समन्वय परिसर में। तो ये त्रिदंतुक संलग्नी है, और अब इसका नाम है टरपायरिडीन। और अब जो चीज हम दिखाने जा रहे हैं वो है बहुदंतुक संलग्नी का एग्जाम्पल। बहुदंतुक संलग्नी, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ये सबसे ज्यादा समझना है, ध्यान देंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड, बहुदंतुक संलग्नी। सबसे पहले परिभाषा, वैसे संलग्नी जिसमें 3 से अधिक दाता परमाणु होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट। बहुत बड़ा कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा कंपाउंड आपके कैपेसिटी में रहेगा। 1 मिनट में आपको एकदम याद हो ही जाना है, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत कर दिए हैं, उसका ये फायदा यहाँ उठा सकते हैं आप। सब लोग रटता है और भूल जाता है, लेकिन आप लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, इथिलीन का फॉर्मूला बताया जाए। ये हो गया इथिलीन, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा। ये देखिए 2 सिग्मा। डाइएमीन 2 एमीन जोड़ दिए, ठीक है, 2 एमीन जोड़ दिए। अब अलग से थोड़ा सा आप लोग बताइए, एसेटिक एसिड को इस तरह से लिख सकते हैं। एसेटिक एसिड में से लास्ट वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो निर्माण होता है एसीटेट आयन का। इस आयन को एसीटेट आयन कहते हैं। अब ये एसीटेट आयन किस तरह से लिखा जाएगा? जब H का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस, क्योंकि वो H का इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सिलेट आयन में बताए थे। तो ये एसीटेट आयन है। ऐसा स्टेट आयन प्रत्येक H को हटाते हुए यहां फिट किया जाएगा 4 बार, और H और दोनों का H हटेगा, इसका भी H इसका H, तब वैलेंसी खाली होगा तो ये जुटेगा। तो ये चारों जगह पर एसीटेट आयन जुटेगा। तो ये CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस,
और यहां भी CH2COO- ये एसीटेट आयन है जिसको हम आपके सामने लिख पा रहे हैं COO-। तो इस तरह से अब काउंट करवा दे रहे हैं कहां कहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ध्यान दीजिए, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पोजीशन और ये छठा पोजीशन। और इसका अब नाम सुन लीजिए, इसका नेम है इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है EDTA आयन है, EDTA E4 इथिलीन, D4 डायमीन, T4 टेट्रा, A4 एसीटेट। EDTA है। ऑप्शन सुनिए, एकल दंतुक संलग्नी, द्विदंतुक संलग्नी, त्रिदंतुक संलग्नी, षष्ठ दंतुक संलग्नी। अगर आप ओरिजिनली इसको देखे हैं, इसको समझे हैं, तो आप षष्ठ दंतुक संलग्नी पर टिक मार्क करेंगे, क्योंकि आप पढ़कर गए बहुदंतुक और एग्जाम में आ गया षष्ठ दंतुक। तो आप इसको, इसके दांत को गिने हैं बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6। तो EDTA के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुदंतुक संलग्नी तो है ही, साथ ही साथ ये षष्ठ दंतुक